यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 107 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 118 तक कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगेन इम्पीडेंस मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक सोर्स है। सोर्स कहने का मतलब क्या, एक जनरेटर ले लेते हैं। तो सोर्स का जो वोल्टेज है यहाँ पे, यानी जो जनरेटर है ये आपका 100 वोल्ट एक तरीके से जनरेट कर रहा है। और अगर जनरेटर कंसिडर किया, इसका मतलब क्या, इसके अंदर आपका वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ओवरऑल इसका इंटरनल इम्पीडेंस जो है, क्योंकि एसी में है तो एसी में हम लोग हमेशा इम्पीडेंस बोलेंगे भाई, ठीक है। तो इसका इंटरनल इम्पीडेंस दिया 1200 एंगल 30 ओम। इज कनेक्टेड टू अ लोड, यानी ये लोड से कनेक्टेड है थ्रू अ ट्रांसफार्मर, यानी सोर्स और लोड के बीच में एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर का यहाँ पे रेशियो है 2:1, यानी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे इंपीडेंस को मैच कर सके, ताकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक तरीके से ट्रांसफर कर सके लोड तक। ओके, तो यहाँ पे भाई पूछता है द लोड इंपीडेंस शुड बी, लोड का क्या इंपीडेंस होगा ये आपको बताना है एक तरीके से। तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप डीसी नेटवर्क पढ़ेंगे या फिर एसी नेटवर्क पढ़ेंगे तो दोनों में हम लोग को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ना होता है। तो डीसी में भाई क्योंकि हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या फिर डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस एक तरीके से हम लोग का एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स यानी जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, लोड के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आप एसी पढ़ेंगे भाई तो एसी में इंपीडेंस की बात होती है, यानी जो सोर्स का इंपीडेंस है ये आपका लोड के इंपीडेंस के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट लग जाएगा। कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आपने नहीं पढ़ा, या फिर कहीं ये जो एमसीक्यूज वाला सेशन चल रहा है उसमें भी आप अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल स्किप कर दिया तो यहाँ पे भाई फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बस सिंपल वे में समझाऊंगा। ऐसे ही प्रूफ होता है पूरे का पूरा, ठीक है। प्रूफ ऑलरेडी हम लोगों ने करवा रखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले एमसीक्यूज वाले सेशन में। देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है। तो सबसे पहले मैं सोर्स बना देता हूँ इस तरीके से, कलर थोड़ा हम लोग डार्क यूज़ करते हैं। और सोर्स के चलते यहाँ पे इम्पिडेंस दिया हुआ है। इंटरनल इम्पिडेंस कितना है, ये है आपका 1200 एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और सोर्स का कितना है, ये 100 वोल्ट एंगल 0 पे, यानी रेफरेंस लिया हुआ है। एंगल दिखाने हुए मतलब नहीं बनता है, फिर ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से सोर्स हो गया। ये भाई पूरा का पूरा मेरा सोर्स हो गया। और इस सोर्स के आगे एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। इस सोर्स के आगे हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं फटाफट, ठीक है। ये हो गया आपका एक ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि इम्पीडेंस को बराबर कर सके। जो सोर्स का इम्पीडेंस है वही मेरा क्या हो जाए, लोड का इम्पीडेंस हो जाए। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इसका रेशियो दिया हुआ है N1:N2 जो है आपका दिया हुआ है 2:1, यानी स्टेप डाउन है, क्योंकि N1 जो है मेरा क्या है, बड़ा है N2 से। और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। और आगे मैं यहाँ पे यानी सेकेंडरी साइड में क्या है, मेरा एक लोड लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा ZL है। तो ZL का मेरे को यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है हम लोग को, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने देखा भाई कि इधर यानी सोर्स का जो इम्पीडेंस है, जो सोर्स का इम्पीडेंस होता है ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड का इम्पीडेंस। लेकिन ये कॉन्जुगेट होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोर्स इतना दूरी तक कितना है आपका इम्पीडेंस, 1200 ओम। तो भाई सीधी सी बात है, सोर्स को हटा के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा को कितना होना चाहिए, ये भी आपका 1200 ओम होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात को। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से लेकर के पूरा सेकेंडरी साइड तक जब देखेंगे तो मेरे को इम्पीडेंस कितना मिलना चाहिए, 1200 ओम मिलना चाहिए, उसका भी कॉन्जुगेट। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल हम लोग को पता है कि अगर हम लोग प्राइमरी साइड से पूरा का पूरा देखेंगे तो मेरे को जो इम्पीडेंस देखने को मिलेगा, इसका मैंने फार्मूला कल ही प्रूव करवाया था भाई, कि ये होता है आपका जो सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस। सेकेंडरी साइड का जो इम्पीडेंस है यही होगा ZL, है ना। और इसका क्या होता है, टर्न रेशियो, यानी N1/N2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग को पता है इम्पीडेंस मैच करवाने के लिए कि मेरा यहाँ से लेके यानी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से पूरा सेकेंडरी साइड तक का इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, 1200 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1200, कोई दिक्कत नहीं, ओम। मस्ट बी इक्वल टू ZL मेरे को निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2/1 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ से ZL का वैल्यू कितना आ जाएगा, ZL आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1200 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो यानी 300 ओम आ जाएगा।
क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्जुगेट भी मैंने लगा रखा है। कॉन्जुगेट कहने का मतलब क्या भाई, जैसे सोर्स का आपका इंपेडेंस कितना है 1200 और एंगल कितना दिया हुआ 30, एंगल क्या है पे पॉजिटिव है। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी जो जेडल होगा ये तो आपका ठीक है कितना आ गया मैग्नीट्यूड में 300 में आ गया, लेकिन भाई इसका कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट कहने मतलब क्या, यहाँ पे एंगल 30 है अगर, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका जस्ट साइन चेंज हो जाता है, समझ गए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, तो a प्लस जे बी है, तो इसका अगर आप कॉन्जुगेट लगाएंगे तो क्या हो जाए, a माइनस जे बी हो जाता है, साइन आपका चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। कॉन्जुगेट क्यों लेना पड़ता है, ये सब आपका भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने प्रूव किया ऑलरेडी। आप देखिए अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बोलता है द सेकेंडरी लोड इम्पीडेंस ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज ZS, द प्राइमरी इम्पीडेंस ZP विल बी। यानी बोल रहा है हम लोग के पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। अगर आप भाई कल का जो क्वेश्चन नंबर 105 है ना, 105 वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ पे एक स्टेप डाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि प्राइमरी इम्पीडेंस जो होता है ये सेकेंडरी, और यहाँ पे टर्न रेशियो क्या होता है N1 डिवाइडेड बाय N2। तो यहाँ पे अपने केस में क्या है, एक तरीके से ये है स्टेप डाउन, मीन्स N1 जो होगा मेरा बड़ा होगा N2 से। इसका मतलब क्या होगा भाई कि N1 यानी न्यूमरेटर जो होगा मेरा बड़ा होगा, और न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगा, एक तरीके से 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा आएगा इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो मेरा प्राइमरी साइड से पूरा जब आप इंपेडेंस देखेंगे सेकेंडरी तक, तो क्या हो जाएगा आपका ZS से हमेशा बड़ा होगा, यानी जो आपका ZP है ये हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ZS। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ, मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं हम लोग का ये ट्रांसफार्मर है, ओके, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी अभी मान लेते हैं 2:1 में आपका रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं एक लोड लगा हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ Z सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी साइड से हम लोग देखते हैं तो ZS मिलता है, और इधर मान लेते हैं आपका इस तरीके का। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से देखना चाहते हैं पूरा इम्पीडेंस। तो ये क्या था आपका, और ये मान लेते हैं आपका 10 ओम, ओके। तो ओवरऑल जो प्राइमरी होगा क्या हो जाएगा ZS, यानी 10 गुना यहाँ पे टर्न रेशियो N1 बटा N2 का होल स्क्वायर होता है ना, तो N1 बटा N2 यानी N1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर। टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 गुना 4, यानी कितना आ रहा है आपका 40 ओम आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ZS आपका यानी सेकेंडरी साइड से देख रहे हैं तो आपको 10 ओम देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा अगर आप प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक देखेंगे तो ओवरऑल आपको 40 ओम, यानी जो ZP होगा ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ZS। और वही अगर आपका यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता भाई, आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता, ठीक है। तो 105 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसको आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, a 10 volt source of internal resistance 5 ohm is connected to a load of 5 ohm through a transformer for maximum power transfer the turn ratio। तो ये भी वही क्वेश्चन है, बार बार मैं आपको सर्किट बनाऊंगा नहीं। क्या बोल रहा है, मेरे पास एक सोर्स है 10 वोल्ट का, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना है 5 ओम है, ओके, और बीच में आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर लग गया भाई, ओके, और इस कनेक्टेड टू अ लोड 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम लगा हुआ है, ठीक है। तो बोलता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो क्या, सीधी सी बात है भाई, आपका इंपेडेंस मैच करिए, ए भी 5 है, तो टर्न रेशियो हम लोग को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, 1:1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 1:1 रखेंगे। ऐसे आप प्रूफ कर लीजिए। आपको पता है कि इस सोर्स को रिमूव कर देते हैं हम लोग, तो सोर्स का अगर आपका 5 ओम है तो सीधी सी बात है कि ट्रांसफार्मर से लेकर लोड तक का भी कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस, 5 ओम मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे प्राइमरी साइड से जो रेजिस्टेंस हम लोग देखने वाले प्राइमरी साइड में क्या होगा, सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस है जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 5 गुना जो टर्न रेशियो होगा, ठीक है। टर्न रेशियो आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। और वो देखिए यहाँ से सोर्स को हटाने में यहाँ से लेकर वहाँ तक देखेंगे अगर, तो आपको पूरा कितना मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो सीधी सी बात है इस सोर्स को हटाने के बाद पूरा प्राइमरी से सेकेंडरी तक का भी हम लोग कितना मिलना चाहिए, 5 ही ओम मिलना चाहिए। यानी आरपी हम लोग को पता है 5 ओम ही मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितना होना चाहिए, 5 ही ओम होना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर, कट के कितना हो जाएगा, ये 1 भाई नीचे आ जाएगा ना, 5/5 यानी 1 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है, इधर रूट आएगा, नहीं ओवरऑल क्या आएगा 1 ही आ गया, यानी
इसके नीचे भी क्या है 1 ही छुपा है, तो 1:1, सीधी सी बात है। टर्न रेशो लगाने का कोई मतलब ही नहीं भाई, ठीक है, चेंज करने को, क्योंकि ये भी 5 हो, ये भी 5 होता है, ऐसे आपका देख रहा है साफ साफ आपका क्या हो गया, एक तरीके से इंपेडेंस मैच हो रखा है, तो ऑटोमेटिक आपका मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें रेशियो दिया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के साथ चलते हैं। ओके, देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है भाई, ठीक है। इधर का जो वोल्टेज है ये है 6600 और इधर आपका दे रहा है 600 वोल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालें या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू कितना है आपका 6600 डिवाइडेड बाय 600, इसको जो सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 11/1। ओके, तो आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोलता है भाई हैज़ अ लोड इम्पिडेंस ऑफ 4 + J3, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका यहाँ पे इम्पिडेंस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपका एक लोड लगा हुआ है और लोड को हम लोग इम्पिडेंस दिखाएंगे भाई, ऐसे दिखा देते हैं, यानी इसमें इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो Z इक्वल टू आपका दिया कितना, इसको लिखते हैं R + JXL लिखते हैं भाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया कितना, R है आपका 4 ओम + J3, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बोलता है कनेक्टेड टर्मिनल ऑफ द लो वोल्टेज बाइंडिंग, यानी यहाँ पे लगा हुआ है। बोलते हैं पावर डिलीवर टू द लोड, पावर कितना हो गया, यहाँ पे पावर कितना आ रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सोर्स लगा देते हैं, सोर्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना होगा 6600 ऑलरेडी वोल्टेज दिया हुआ आपका, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का पावर चाहिए, इसका मतलब क्या, सेकेंडरी साइड का पावर जो होता है भाई ये क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का करंट इनटू जो आपका यहाँ का पावर फैक्टर है वो cos ∅2। तो ओवरऑल देखिए अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज ऑलरेडी दिया यहाँ पे 600 है ना। करंट की अगर बात करें, I2 की अगर बात करें भाई, और I2 भी निकल जाएगा। I2 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ का वोल्टेज पता है, इम्पिडेंस पता, तो इम्पिडेंस को हम लोग पहले किस में करें, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को करंट निकालना है I2, तो I2 इक्वल टू क्या होता है V2 अपॉन यहाँ का जो Z2 है, यानी Z सेकेंडरी साइड का है, तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे 600 है डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना ना मेरे को, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, इसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई, नहीं इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करने 16, 3 का स्क्वायर है 9, यानी √25 और √25 कहने मतलब क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 5 ओम से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 एम्पियर। ओके, तो V2 पता चल गया, I2 मेरा यहाँ पे आ गया 120 एम्पियर और cos ∅2, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पता है इम्पिडेंस ये R होता है, ये XL होता है, ठीक है भाई। तो ओवरऑल cos ∅ इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, ये होता है R/Z, तो R का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ ये 4 और Z हम लोगों ने ऑलरेडी अभी निकाला, इसका मैग्नीट्यूड जो निकाला ना ये क्या हो गया Z, ये 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos ∅ इक्वल टू R/Z, यानी 4/5 यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्ट। इसको जब सॉल्व कीजिएगा भाई कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो वही, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कैल्सी मेरे पास है नहीं, देखता हूँ कैल्सी लाया नहीं, कैल्सी है हम लोग के पास, देखिए कितना हो जाएगा 600 × 24 × 4, ये हो जाएगा 57, ठीक है, 00 यानी सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, नेग्लेक्टिंग लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट आपको एक तरीके से बताना है। सेकेंडरी साइड में हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है 120 एम्पियर, अभी जस्ट निकाला ना हम लोगों ने, और बोल दिया कोई भी लॉसेस कंसिडर नहीं करना है, कोई भी लॉसेस कंसिडर नहीं करना है, मतलब क्या ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है भाई। तो I2 का वैल्यू मेरे को पता है, तो हम लोग को ओवरऑल ये ऑलरेडी दिया था V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू होता है आपका I2/I1, और ये आपको पता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कितना 6600 डिवाइडेड बाय 600, ये आया था कितना 11/1। ओके भाई, ये वोल्टेज का रेशियो दिया हो ना 6600/600, समझे। तो ओवरऑल 6600 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे तो कितना हो 2020 और ये 11:1। तो हम लोग देखिए यहाँ से ये वाला रेशियो उठा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा I2/I1 इक्वल टू आपका 11/1 है। तो यहाँ से मेरे को I1 पूछा है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा I2 × 1 डिवाइडेड बाय 11। तो I2 का वैल्यू मेरे को 120 ×
1 डिवाइडेड बाई 11, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 120 डिवाइडेड बाई 11 तो ये आ जाएगा भाई 10.91 एम्पियर, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपने टर्न रेशियो लगाई आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही होता है एक तरीके से। आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं भाई, ओवरऑल समझा देता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी आपका आइडियल ट्रांसफार्मर छुपा हुआ होता है, और वो कहाँ होता है उसको समझिए। ये जो आपका हो गया ना, ये एक तरीके से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है, लेकिन ये इतना दूर जो है ना, इतना दूर, ये पूरा का पूरा क्या होता है हम लोग का आइडियल ट्रांसफार्मर। जो टर्न रेशियो आप लगाते हैं ये इसी के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया कोई लॉसेस ही कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। इसका मतलब क्या, पूरा ट्रांसफार्मर एक तरीके से आइडियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक 10 kVA का 2000/400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है और रिएक्टेंस भी दिया हुआ है। ओके, तो अभी जैसा मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया ना, उसी तरीके से आप बना लीजिएगा अपने सॉल्यूशन में, नहीं तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए X1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है प्राइमरी का। ओके, R1 कितना है आपका रेजिस्टेंस 5 ओम, रिएक्टेंस कितना है आपका, ये है आपका 12 ओम। द सेकेंडरी वैल्यू R1 का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.2 ओम, X2 का वैल्यू दिया हुआ 0.48 ओम। बोलता था इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड। तो ओवरऑल देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे आप भाई एक एक करके भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक एक करने मतलब क्या, पहले इधर मान लेता हूँ प्राइमरी है और इधर मेरा सेकेंडरी है, तो पहले इसको इधर रेफर कीजिए, फिर इसको रेफर कीजिए, फिर सबको जोड़िए। तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधे सीधे पहले इन दोनों के चलते जो इम्पीडेंस मिलेगा, प्राइमरी इम्पीडेंस बोलें क्या हो जाएगा 5 + j12, है ना। तो ओवरऑल इसका आप इम्पीडेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 जोड़िएगा तो वो हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, यानी Z1 आ गया 13। Z2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √0.2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.48 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए बता देता हूँ, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.48 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा भाई 0.52 ओम। ओके, तो ये मेरा प्राइमरी का इम्पीडेंस हो गया इधर, और ये हो गया सेकेंडरी का। तो इसको मैं रेफर करना चाहता हूँ, यानी जेड इक्विवेलेंट की बात करें जो प्राइमरी का होगा, ओवरऑल प्राइमरी का। तो प्राइमरी में तो पहले है ही, तो इसको हम बोलते हैं Z1 प्लस, इधर जब आता है तो इसको हम बोलते हैं Z2 डैश। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल Z1 का वैल्यू कितना है 13 ओम, प्लस Z2 क्या होता है Z2 डैश, यहाँ पे हो जाएगा भाई 0.52। ऐसा रिफर कर रहा है प्राइमरी, यानी जहाँ पहुँचते हैं उसका टर्न ऊपर रखते थे, N1 पहुँच रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ओवरऑल 13 प्लस 0.52 इंटू आपका इसका दिया हुआ ऑलरेडी कितना है, कितना कर रहा है 2000 डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। बता देता हूँ कितना हो जाएगा, 13 प्लस 0.52 इंटू ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाय आपका 400 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 26 ओम। ठीक है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 26 ओम आ रहा है, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 बोलता है ऊपर वाले क्वेश्चन में ही इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू द सेकेंडरी साइड। तो ओवरऑल देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब सेकेंडरी साइड बोल रहा है भाई, ठीक है। अगर सेकेंडरी साइड भेजते हैं तो ये वाला डाटा हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। ओके, यानी सेकेंडरी साइड का यहाँ पे लिखता हूँ जेड इक्विवेलेंट किधर सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड का वैसे का वैसे ही रहेगा, कितना सेकेंडरी साइड का Z2 कितना यहाँ पे 0.5, ये ऐसे कैसे रहेगा प्लस, इसको हम लोग भेजेंगे, यानी क्या हो जाएगा 13 आ रहा है, और कहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं उसको ऊपर रखते हैं। N2 साइड में बना N2 का डिवाइडेड N1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा रिफर्ड वैल्यू भाई, और कुछ नहीं है। रिफर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। N2 आपका हो जाएगा ये N2/N1, ठीक है। तो N2 कितना है मेरा 400 डिवाइडेड बाय 2000 का स्क्वायर, यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ओके, ये आ जाएगा 1.04 ओम, ठीक है, 1.04 ओम यानी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 115
बोलता है एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जो कि ये भी स्टेप डाउन है, 2200 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस दिया, रिएक्टेंस दिया, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू द प्राइमरी साइड। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, इसको बता देता हूँ फटाफट कितना हो जाएगा। देखिए प्राइमरी साइड लिखता हूँ, प्राइमरी साइड में क्या है, R1 इक्वल टू 0.3 ओम, X1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1.1 ओम। सेकेंडरी साइड में जो है आपका, सेकेंडरी साइड में आपका R2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 ओम, X2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.035 ओम। तो इधर हम लोग Z1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.3 प्लस J 1.1। ओके, इधर कितना हो जाएगा, Z2 इक्वल टू 0.01 प्लस J 0.035 ओम। ठीक है, तो ओवरऑल इसको हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.1401 ओम। इधर अगर आप देखेंगे तो Z2 उसी तरीके से भाई इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी रूट ओवर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.035 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.035 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0.0364 ओम। तो ओवरऑल क्या बोल रहा था, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू द प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड में भेजना है। तो प्राइमरी साइड में यानी यहाँ पे लिखता है Z इक्विवेलेंट किधर, प्राइमरी साइड में ही लाना है सबको। ओके, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, Z1 वैसे वैसे नहीं 1.1401 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस Z2 को इधर भेजेंगे तो Z2 का वैल्यू ये है 0.0364 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा N1 मतलब कितना है आपका, ये 2200 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 440 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो हो जाएगा 1.1401 प्लस 0.0364 इंटू ये आपका 2200 डिवाइड बाय 440 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.05। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन द अबव क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी साइड का करंट बताना भाई। तो ओवरऑल देखिए आपको ऑलरेडी पता है पावर दिया हुआ है, ठीक है, और पावर आपको पता है कांस्टेंट होता है। प्राइमरी की बात करें फिर सेकेंडरी की बात करें, दोनों साइड में क्या हो जाएगा आपका पावर वही रहेगा, है ना। तो इधर भी आपका 100 kVA, इधर भी आपका 100 kVA। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आपका दिया हुआ 440 वोल्ट, इधर कितना है आपका 2200 वोल्ट। तो ओवरऑल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी साइड का करंट हम लोग पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, और क्योंकि ये अपरेंट पावर है तो पावर इक्वल टू क्या था VI हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से I यानी I2 की बात करके क्या हो जाएगा, ओवरऑल पावर डिवाइडेड वोल्टेज, पावर मेरा यहाँ पे कितना है 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड वोल्टेज कितना है मेरा 440। तो सॉल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा आंसर। तो 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 440, ये आ जाएगा भाई 227 पॉइंट समथिंग। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस कहना मतलब क्या, I2R लॉस की बात हो रही भाई, I2R कहने मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के पास आपका ये पावर डिसिपेट होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, प्राइमरी साइड में भी था और सेकेंडरी साइड में भी था, यानी प्राइमरी साइड में भी कॉपर लॉस होगा, सेकेंडरी साइड में भी कॉपर लॉस होगा। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसको हम लोग सिंपल वे में निकाल सकते हैं, टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा आपका I1² R1 प्लस I2² R2, यानी प्राइमरी साइड में जो करंट फ्लो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो, प्लस सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो प्राइमरी साइड का पहले करंट देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ना क्वेश्चन नंबर 115 पूरा ऊपर वाला ही चल रहा है। ठीक है, 115 में आपका पावर दिया हुआ था। ठीक है भाई, पावर दिया ऑलरेडी 100 kVA
तो हम लोगों ने जैसे अभी I2 निकाला ना, जैसे I2 निकाला हम लोगों ने, I2 कितना आया 227.25 एम्पियर, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग I1 भी निकाल सकते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों तरफ पावर सेम था, डिवाइडेड बाय इधर वोल्टेज कितना था, वोल्टेज इधर था आपका 2200, ठीक है। इसको हम लोग 2200 से डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल मेरे को प्राइमरी साइड का करंट मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45.45 एम्पियर। ओके, तो I1 पता चल गया, R1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। तो 45.45 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 0.3, क्वेश्चन नंबर 115 की बात हो रही है। I2 मेरा दिया हुआ यहाँ पे 227.25 का स्क्वायर इंटू R2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.01। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आपका आंसर 45.45 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका 0.3 प्लस ये हो जाएगा 0.01 इंटू ये हो जाएगा 227.25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1136 वाट, ठीक है, 1136 वाट। आज का भाई लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर का सर्किट दिया हुआ है, बोलता था प्राइमरी करंट इज, तो प्राइमरी करंट बताना है, यानी इधर से करंट कितना जाएगा ये आपको बताना है एक तरीके से। ओके, तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो सर्किट है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पे आपका भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। यानी इधर वाला, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाइंडिंग और एक रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को इधर भेज सकते हैं, ओवरऑल रिफर करते हैं। तो देखिए इस साइड में टोटल जो रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे लिखता हूँ R इक्विवेलेंट, कहाँ से देख रहे हैं, प्राइमरी साइड से देख रहे हैं, क्योंकि सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में लेकर के आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश, यानी उसको उधर भेज के लाएंगे तो R2 डैश बोलते, तो R1 कितना है आपका, R1 है यहाँ पे 1 ओम, प्लस R2 कितना है, R2 आपका है, R2 डैश का मतलब होता है भाई, R2 डैश का मतलब हुआ R2 इंटू आपका जो N1 डिवाइडेड बाय N2 का जो टर्न रेशियो। ओके, तो ओवरऑल देखिए R1 की जगह 1 लिख दिया मैंने, R2 डैश यानी R2 का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 225 गुना, कहाँ ला रहे हैं, N1 डिवाइडेड बाय N2। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी K का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5, और K जो होता है इसको टर्न रेशियो बोलते हैं। टर्न रेशियो में से क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाय N1 होता है। हमेशा ध्यान रखना है, टर्न रेशियो हम लोग N1 बटा N2 नहीं लिखते हैं, समझ में आया, ये गलत होता है, N2 डिवाइडेड बाय N1 होता है। तो टर्न रेशियो जिसको हम लोग K बोलते हैं, इसका वैल्यू दिया होगा कितना, 5। ओके, तो ओवरऑल इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना भाई, N2 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या, इसके आगे नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना। तो इसको अगर फ्लिप कर दूँ, N1 डिवाइडेड बाय N2 करूँ, इसका मतलब क्या है, ये 1/5 हो जाएगा, है ना, 1:5। तो ओवरऑल यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय N2 है, तो 1 प्लस 225 गुना क्या हो जाएगा आपका, ये वाला वैल्यू डालेंगे यहाँ से उठा करके, 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय आपका 25, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका 10 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग 118 हो गया। अब आगे का जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा थ्योरी चल रहा है आपका। इसका भाई आंसर हम लोग का 118 का दे रहा है, 4th 40 एम्पीयर, गलत आ रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ हम लोगों ने गलती कर दिया। ओहो, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस आया ना हम लोग का, तो ये 10 ओम आपका रेजिस्टेंस आया। करंट पूछा है ना आपका भाई, करंट पूछा है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का वोल्टेज कितना है, 400 डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट, मतलब ये सिंगल सर्किट कन्वर्ट हो गया। सिंगल सर्किट में R इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका 10 ओम, और यहाँ पे आपका जो सोर्स है कितना है आपका 400 वोल्ट का, और यहाँ पे हम लोग ऐसे वाइंडिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 40 एम्पीयर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और नीचे में हम लोगों ने करंट निकाल लिया, I इक्वल टू V अपॉन
आर इक्वलेंट करके। तो नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि आगे फिर से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। तो जल्दी अब आपका भाई ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा। ओके।